नमस्कार दोस्तों। आज हम बुल रन इन द मार्केट। सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा छू लिया है। दरअसल ये पहली बार हुआ है। रिकॉर्ड 50,000 के पार चला गया है और दिन समाप्त होते होते थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन इसकी जो इसमें जो डेटा एनालिसिस करना है, बीएसई सेंसेक्स के ऊपर हम बात करेंगे, बुल रन इन द मार्केट्स पे बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। इसको इन्वेस्टर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, एग्जाम परस्पेक्टिव से इसका फाइनेंशियल एनालिसिस हम करेंगे, डेटा एनालिसिस हम करेंगे और इसके बाद इसका इकोनॉमिक क्या कहते हैं इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, जिस तरीके से इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। तो ये तमाम बातें तीन अलग अलग पहलुओं से हम इसमें करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे ताकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ आए तो आपको उसमें सहूलियत हो जाए आंसर्स लिखने में। इसमें काफ़ी सारी हिस्टोरिक बातें हैं, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन हम उन सबका एक एनालिटिकल तरीके के हम उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें बीएससी सेंसेक्स पे हम पहले बात करेंगे, फिर इसका हिस्टोरिक राइज और कोविड के दरमियान में, और फिर इसका जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन जिस तरीके से हुआ है हम उस पर बात करेंगे। फिर इसका जो करंट डेटा है उसका क्या डायनामिक्स है हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद एक तरीके से फाइनेंशियल रीजनिंग पर हम इसको देखेंगे, किस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटेड जो रैपिड राइज हुआ है मार्केट्स के अंदर उसके क्या वजूहत रहे हैं और इसका इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा जो राइज हुआ है मार्केट्स का। इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा कंसर्न्स है, वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स है, जिस तरीके से एफपीआई का एक तरीके से डाउनपोर हुआ है, भारी मात्रा में आए हैं और उसको किन कारकों से आए हैं। और एनालिसिस वन में हम इसको देखेंगे, फाइनेंशियल जिसको कहते हैं एफपीआई के, हम इसको सारे तमाम जो इसके आने के कारण हैं, इंटरनेशनल कारण भी हम देखेंगे और मोमेंटम देखेंगे इसमें। और बेसिकली ये चार चीज़ों पे होता है, मैं उस पर भी बहुत डिटेल से आऊँगा किस वजह से ये तेज़ी देखी गई है। और इसके बाद हम बजट्स एंड मार्केट्स पर भी बात करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस फिर करेंगे वापस कि इसके जो फैक्टर्स होंगे फ्यूचर में मार्केट्स के अंदर वो किस तरह के रहने वाले हैं, हम इसको चार्ट्स के हवाले से भी देखेंगे। और इसमें जो चार्ट्स हैं, जो बुनियादी चार्ट्स हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर उसके बाद हम इसे एक ओवरऑल एनालिसिस पे जाएंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए और इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है मार्केट्स के ऊपर, जीडीपी के और गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे इसमें सेंसेक्स को देखते हुए। तो ये तमाम बातें हम जो इस पे करने वाले हैं, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 50,000 के पार गया है। ये ऐतिहासिक पल है एक तरीके का, जिसमें 10 महीने में दुगना चढ़ गए हैं शेयर्स और निवेशकों की जो मुनाफा वसूली में से, जिसको कहते हैं कि 167 अंक गिरकर ये बंद भी हुआ है, लेकिन ये 50,000 को इसने छू लिया है। तो सेंसेक्स का एक तरीके से हम सफरनामा भी देखेंगे, किस तरीके से उसकी उपलब्धियां रही हैं, क्या डेट्स रही हैं, वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के लिए है। और इसमें जो एक तरीके से देखा जाए, ये 50 साल तक जोरदार तेजी रहेगी ऐसा मानना है सीईओ का, बीएससी का, यानी कि जो आशीष चौहान जी हैं, ये सीईओ हैं बीएससी के। इन्होंने कहा है कि 50 साल तक जोरदार तेजी बनी रहेगी। तो कोरोना काल में भी सेंसेक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रुकने नहीं दिया। ये उसका एक तरीके से इंडिकेट, एक तरीके से उसको काफी एक तरीके से इसको कैटलिस्ट की तरह देख रहे हैं। और अगले 50 साल तक इस बाजार में एक तरीके से ये फोरिया है, एक तरीके से बाजार जो है वो पल पल बदलता रहता है। लेकिन बहरहाल ये उनका ऐसा कहना है और वो बलून्स भी उड़ा रहे थे फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे। ये काफी सारे देखे गए बीएससी के एम्प्लॉयज जो थे वो काफी बैलून्स उड़ा रहे थे बीएससी की छत पर चढ़ के। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल हम इसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर्स के हवाले से हम इसको बात करेंगे। तो एक तरीके से इसमें जो 5 कारणों से बाजार को जिसने एक तरीके से पंख दिए हैं, इसको हम कह सकते हैं ऐसा। तो बाजार की जो पहली तिमाही थी, इसके बूते जो निवेशकों ने बड़ी कंपनी पर दाव लगाया, एक इसका रीजन ये है। और दूसरा ये कि अमेरिका में जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद नए राहत पैकेजेस की उम्मीद है और उन्होंने दिए भी हैं। और इसके बाद विदेशी निवेशकों की बड़ी भागीदारी रही है और मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा कि कितना कितना परसेंट इसमें क्या है, 50% किसके पास है, 23% किसके पास रहा है, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और इसके बाद जो है अब तक जैसे कि विदेशी निवेशकों की बड़ी भागीदारी में जनवरी में अब तक जो है 21 जनवरी तक जो है ये 20,236 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए हैं। कोरोना वैक्सीन के देश में मिल रही सकारात्मक नतीजे हैं और बिजली खपत, विनिर्माण या जीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं। इस पर हम बातें करते रहे हैं, लेकिन हम इसको डिटेल से जाएंगे। तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है, निवेशकों ने 10 महीने में 94.65 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं 10 महीने के अंदर। तो बीएससी को अगर हम सूचीबद्ध कंपनी की हम बात करें तो बाजार का जो पूंजीकरण है, यानी कि जो मार्केट कैप है, सुबह तेजी से बढ़त के साथ पहली बार जो है 199 लाख करोड़ के पार चला गया था। इसको हमने कल ही कवर किया था किस तरीके से 100% ओवर वैल्यूड बफेट इंडिकेटर, ये हमने पिछले इसका लेक्चर देखिएगा प्लीज। इसमें जो निवेशकों ने जो 10 महीने में एक तरीके से 94.65 लाख यानी 94,65,हजार करोड़ रुपए कमा लिए हैं 10 महीनों के अंदर। और 23 मार्च 2020 से जो बीएससी में
एक तरीके से जो कंपनियों का जो पूंजीकरण था वो 101.86 लाख करोड़ था, और सिर्फ जनवरी में ही निवेशकों की संपत्ति जो है ये जनवरी के अंदर हम बात करें, इसका भी मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, तो 7.24 यानी 7,24,000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। तो आप इसको देख सकते हैं, इन आंकड़ों से आप इसको समझ सकते हैं इन आंकड़ों का मतलब क्या है, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। दरअसल ये लेक्चर इसीलिए है। तो बीएससी की अगर हम इसमें और बात कर लें, तो जिस तरीके से 21 जनवरी को इसने एक तरीके से इतिहास रच दिया है, 50,000 के पार चला गया है कोविड के संकट में। तो जो मुनाफा वसूली विदेशियों की इस तरह से, तो इसमें जो देखा जाए कि जो सेंसेक्स है उसने क्या रोल इसमें प्ले किया है, और जो इसमें जो इसके दोपहर के बाद इसमें क्या हुआ, जैसे निवेशक हैं जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, ये हैवी वेट शेयर्स हैं, इनकी बिकवाली शुरू कर दी गई थी। और इसके बाद जो आखिर में जो सेंसेक्स है ये 167.36 अंक की थोड़ा सा गिर गया। तो ओवरऑल बंद होने के वक्त इसकी जो फिगर थी वो थी 49,624.76। तो इस फिगर पे ये बंद हुआ है, लेकिन ये भविष्य में इसको पार करना ही करना है इसने। और जिस तरीके से बीएससी के सीईओ की हम बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, उसके हिसाब से लगी रहा है। तो इसको जिस तरीके से क्यों गया, क्या गया, इन आंकड़ों का मतलब क्या है, इस आंकड़ों के अंदर से हमें सीखना क्या चाहिए, उन सारी बातों पर बात कर लेते हैं। तो जो बीएससी का एक तरीके से हम इसे अगर वापस बहुत आसान तरीके से देखें, तो ये 49,792.1 पे शुरू हुआ, और ये 1:25 पर ये जो है 50,184 पे पहुंच गया। लेकिन शाम होते होते ये जो बंद हुआ, उसका क्लोजिंग टाइम पे ये 49,624.8 पे ये बंद हुआ है। तो इस तरीके का हिस्टोरिक राइज है, कोविड के बीच में है। तो जो इंट्राडे हाई जो था इसका, इसमें ये बहुत बारीक बात है, इंट्राडे हाई जो है ये 50,184 पे गया, और इसका जो एक तरीके से देखें कि ये इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 0.34% जो है ये थोड़ा सा नीचे भी आ गया था। तो इसके बाद जो इंडेक्स जो है ये जो इसने 92% ये आगे चला गया मार्च से लो से। तो इसको रिकॉर्ड फॉरेन इनफ्लोज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसका इसका इसमें लेकिन तीन और बड़े बड़े कारण हैं, हम उन पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो हम ये कहेंगे कि जो एक तरीके से अनप्रेसिडेंटरी जो मौद्रिक नीतियां और जो फिजिकल रिलीफ पैकेजेस थे जो ग्लोबली दिए गए हैं, उसने एक तरीके से ट्रिगर किया। और उसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब जब डॉलर का वैल्यू कम होगा, यानी कि रुपी जब स्ट्रांग होगा, सिर्फ रुपी ही नहीं, लेकिन अगर डॉलर जो थोड़ा कमजोर होता है बाकी इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में, तो जो पैसा है, जो निवेशकों का पैसा, वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ भागता है। ये इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको तफसील से सारा फाइनेंशियल और इसका इकोनॉमिक एनालिसिस जीडीपी के हवाले से मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सेंसेक्स है ये करंटली जो है ये 34 टाइम जो है ये एक तरीके से इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ की जो अर्निंग्स है उसको 34 टाइम इसने बढ़ा दिया है। और अगर हम इसको 2 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे देखें, जो कि एक वैल्यूएशन का एक तरीका है इसको निकालने का, तो जो इंडेक्स के एक तरीके से प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, पी डिवाइडेड बाई ई जो रेशियो होता है, ये उसका 20 गुना बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, हम इस पर भी आएंगे। तो ये जो एक तरीके से लॉफ्टी प्रोजेक्शंस हैं, एक तरीके से बड़े प्रोजेक्शंस लिए गए हैं कि 60% जो अर्निंग्स ग्रोथ हैं वो अगले 2 सालों के अंदर होने की ऐसी उम्मीद है। ऐसा मार्केट के आकलन का इसका आकलन जो भी इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये इस तरीके का फ्यूचर में फोरकास्ट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स हैं उसको इन्होंने फिलहाल बैक बर्नर पे रख दिया है। और जिस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जो है इसमें इंडियन मार्केट्स के अंदर जो है $4 बिलियन जो है हर महीने वो पंप कर रहे हैं। और ये एवरेज है, ये $4 बिलियन का एवरेज है ये मई के बाद से। तो आप ये देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर डॉलर अगर थोड़ा वीक होता है, जिस तरीके से वहां लिक्विडिटी आ जाती है, तो ये पैसा जो है ये इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भागता है। और इंडिया जो है ये प्रोमिनेंट कंट्री है। तो इसको अगर हम कहें कि ये जो फ्लो था ये नवंबर के बाद और ज्यादा तेजी से आने लगा, जिस तरीके से जो बाइडेन आ गए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लिक्विडिटी इसमें बहुत अहम रोल है। और इंडियन मार्केट्स के अंदर जो मोमेंटम हुआ है उसमें पिछले महीनों में जो हमने देखा है उससे फास्टर रिकवरी आई है। तो हम एफपीआईज की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये जो तमाम बातें हुई हैं इनका क्या मतलब रहा है, इसमें किस तरीके से इसका जो डेटा एनालिसिस था हम उस पर भी डिटेल से जाएंगे। तो चलिए हम इसके कारणों पर हम अगर इसके चले जाएं, तो इसका जो एक तरीके से भारतीय बाजार में इस ऐतिहासिक बढ़त के पीछे अब इसको तरीके से 4 कारणों को देखा जा रहा है। तो जो वो 4 कारण जो है इसमें सबसे पहला कारण क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्लोबल लिक्विडिटी का। तो ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से तो मार्च से ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना शुरू किया है, और उसमें से कुछ अंश जो है वो भारतीय बाजार में भी आया है। तो इसको अगर हम और करीब से देखें तो पिछले साल जो विदेशी निवेशकों ने लगभग जो था ये 1.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार में लगाए थे, और इस वजह से लिक्विडिटी काफी बढ़ गई थी और इस साल भी पैसा
आ गया। ग्लोबल जिस तरीके से फाइनेंशियल पैकेज ऑल ओवर द प्लेनेट इसमें से काफी बड़े बड़े इसमें दिए गए हैं, तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से बुल रन देखा जा रहा था मार्केट्स में लगातार 7-8 हफ्तों से, तो उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि फंडामेंटल्स, यानी कि जिसको बुनियादी कारक भी कहा जाता है। तो पिछले साल जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफी नीचे चली गई थी, क्योंकि पिछले कोविड से आने से पहले अगर आप 7-8 क्वार्टर में देखें तो इकोनॉमी की हालत वैसी खस्ता हाल थी। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मार्केट की इकोनॉमी इतनी खस्ता हाल है तो सेंसेक्स कैसे ज्यूम कर रहा है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है हम उस पर भी आएंगे लेक्चर के एंड में। तो अभी हम जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम फंडामेंटल्स पर बात कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो था 23% की जो गिरावट आई थी जो फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में थे। उसके बाद जो था 1950 के दशक के बाद जो है पहली बार भारत में वर्ष 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक तरीके से ऋणात्मक विकास का साल है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ का साल है। इस पे भी हमने बात की थी। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण साल थे जिसमें ये जो फाइनेंस मिनिस्टर से उसमें किस किस तरीके से बजट में उन्होंने दिया था, ये मैंने डिटेल से किया है। इसके बाद आप देखिए कि विकास दर में जो गिरते ही बाजार ने भाप लिया था, जब गिरने लगी थी इसकी विकास दर, और शेयर बाजार जो है वो काफी तेजी से नीचे गिरा था। लेकिन अब जो उम्मीद है वो जो फाइनेंशियल ईयर जो अगला जो आने वाला है 21-22 का, इसमें बहुत तेजी से विकास होगा। तो जीडीपी जो है अगर हम उसको देखें तो इसका लगभग 10% बढ़ेगा ऐसा कहना है। लेकिन इस काफी सारे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो कॉर्पोरेट की कमाई है ये लगभग लगभग आपकी 30% बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा आंकड़े जो अभी प्रेजेंट डेटा है उसके बिहाफ से, जितने भी जो हम आंकड़ों का जो फोरकास्ट है ये बता रहा है कि जो जीडीपी होगा लगभग लगभग 10% बढ़ेगा, और जो इसकी कमाई होगी कॉर्पोरेट की कमाई ये लगभग लगभग आपकी 30% बढ़ने की उम्मीद है। तो शेयर बाजार, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ये काफी दूरदर्शी होता है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, और मार्केट्स किसी को माफ नहीं करते हैं लेकिन ये रिवॉर्ड भी बहुत करते हैं। तो इसके बाद जो था कि अर्थव्यवस्था, तो उसकी तरफ देखते हैं कि अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर लौटेगी तो जिस उम्मीद से शेयर बाजार में और तेजी से बढ़ा दिया गया, तो ये उसका दूसरा कारण है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है मार्केट्स के अंदर इस वक्त, और जिस तरीके से वो देख रहे हैं, जिस तरीके से फोरकास्ट देख रहे हैं, ये इसका एक दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल लिक्विडिटी के अलावा। अब अगर हम इसमें तीसरे कारण की तरफ अगर हम चले जाएं तो ये यानी कि मोमेंटम, इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ये मार्केट्स के अंदर लिया जाता है। इसका जो मोमेंटम का मतलब हुआ यहाँ पर कि यानी इसको हम गति किस तरीके से मार्केट्स के अंदर है, तो ये गति जो है ये आती कैसे है, ये सरकारी फैसलों से आ रही है। एक तो रिजर्व बैंक ने एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से ब्याज दरों में कटौती की है, उसके बाद बाजार में जिस तरीके से लिक्विडिटी आई है, और उसके चलते जो कंपनियों जो अपने कर्ज, उसके बाद कामन कमेटी की जो रिपोर्ट आ गई थी उसमें जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी, कर्ज के बोझ से काफी हद तक कम कर पाई है। और जो एक तरीके से उनकी जो ब्याज की देनदारी है, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उनके ब्याज पे डेप्ट पे, उसकी देनदारी थोड़ी घटी है। तो ये एक तरीके के गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, यानी कि इसने जो है वो गति मार्केट्स की बढ़ा दी, यानी कि उसको मोमेंटम दिया है। और इसके अलावा जो सरकार ने एक तरीके से जो संग्रात्मक सुधार के लिए कदम उठाए थे, जो नीतिगत तहत उसने कदम उठाए थे, सरकार ने तत्काल राहत नहीं दी, लेकिन अब दिख रहा है कि इसमें सुधार का असर हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला बजट है, अभी जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट है, अगर वो मार्केट के हिसाब से आएगा तो ये सेंसेक्स और जूम करेगा, लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट्स को नहीं देना, बजट की स्पीच पढ़ते पढ़ते ही ये मार्केट धड़ाम से गिरेगा। तो इसके बाद जो है ये सब बाजार को गति प्रदान करते हैं। और चौथी बात इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है इसका, वो ये है कि इसमें नए निवेशकों का प्रवेश हुआ है इस साल के अंदर। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। तो पिछले 10 महीने में जो भारतीय स्टॉक मार्केट में लगभग जो है 1 करोड़ नए खाते खोले गए हैं, और नया पैसा भारतीय शेयर बाजार में आ रहा है। तो इससे जो है कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो ये 4 मुख्यतः ये कारण है। पहला आपका ग्लोबल लिक्विडिटी, दूसरा फंडामेंटल्स, तीसरा जो है आपका मोमेंटम की जो बात की गई थी, और चौथा जो है आपका निवेशकों का प्रवेश। तो इनकी वजह से जो मार्केट में इस पर काफी असर पड़ा है और ये रन देखा गया है। अब हम ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ चल लेते हैं। तो जो बाइडेन के जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, इसके तत्कालिक कारणों में गिना जा सकता है कि बाइडेन ने लगभग लगभग $19 बिलियन का जो राहत पैकेज लाने की घोषणा की है, उन्होंने कर दिया है। इसके बाद पिछली बार जब अमेरिका में अप्रैल के अंत में और नवंबर के अंत में राहत पैकेज दिए गए थे, तो उसको अगर हम ओवरऑल इसका देखें, इसका इम्पैक्ट देखें, तो उसमें जो है कुछ पैसा शेयर बाजार में आया है और खपत कर कंजम्पशन में भी गया है। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस जीत कर आ जाते, और जिसके तहत उन्होंने जाते जाते तक उन्होंने हार नहीं मानी है, तो वो भी राहत पैकेज बढ़ते, इसको मार्केट ने भांप लिया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मार्केट इसको भांप रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के भी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट जो आता
वो राहत पैकेज लेकर के ही आने वाला था। जिस तरीके से वहां से कांग्रेस जो पुलिस की जो सब मैंने कर रहे हैं ये पुराने लेक्चर्स में आप देखिएगा। इसके बाद जो था वो जो सेंटिमेंट्स है तो एक तरीके से राहत बाजार का इंतजार कर रहा था। वो जब आ गए जो बाइडेन की तरफ से और ग्लोबल लिक्विडिटी जिस तरीके से बढ़ गई है तो उसके आने से बाइडेन ने एक तरीके से बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, खास करके जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से उनके टैरिफ वॉर्स रहे थे, ट्रेड वॉर्स रहे थे, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ उनके झगड़े चलते रहे थे, तो ये जिस तरीके से कनाडा के साथ उनके संबंध एक तरीके से खराब हो रहे थे, तो उसको मद्देनजर जो बाइडेन को लेकर इसमें एक पॉजिटिव है, तो एक तरीके से डबल बूस्ट चला गया है। यानी एक तो पैकेज की उम्मीद थी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आते या चाहे वो जो बाइडेन आते, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो बाइडेन आ गए हैं तो उसका भी एक प्लस तो एक उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है इसको मार्केट्स के अंदर। तो मार्केट्स सेंटिमेंट्स पे चलते हैं तो अमेरिका में जो राहत पैकेज आने से अमेरिकी डॉलर जो है वो थोड़ा और कमजोर हो गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, जब कमजोर हो गया है तो अमेरिका में एक तरीके से जब डॉलर जब कमजोर होता है तो पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट तरफ भागता है, यानी कि उभरते हुए बाजारों में आता है और इसका जो हिस्सा जो है भारत को भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका कारण हम देख रहे हैं कि बाजार और तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी लगातार ये 8वें हफ्ते में इसका बुल रन देखने को मिल रहा है और इसमें कुछ दिनों में जो है अब बजट आ जाएगा। तो बजट आने के बाद जो है कि निवेशकों को जो उम्मीद है, सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था में पैसे डालेगी, लेकिन अगर सरकार ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ जाती है, यानी अगर वो खर्चों में कटौती करती है, फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा नहीं बढ़ने देती है, तो उसका एक नकारात्मक संदेश जाएगा मार्केट्स में, तो मार्केट्स क्रैश होने की संभावना उस वजह से बनेगी। लेकिन फिलहाल जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, जो इस तरीके से जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो एक तरीके के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके तहत ये है। लेकिन मेरा जो अगर पर्सनली आपसे माने तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास ज्यादा होप नहीं है। अगर वो फिस्कल डेफिसिट को बहुत बढ़ा देती हैं, लिक्विडिटी पहले ही मार्केट के अंदर बहुत है, तो इन्फ्लेशन जूम कर जाएगा आपका। तो सरकार के पास इस वक्त बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन बहरहाल मार्केट्स की हम अगर बात करें तो सरकार जो है इसमें इस तरह से कर सकती है कि वो कैश ट्रांसफर की तरफ जाएगी, लोगों की जेब में पैसा डालेगी, जिसको कि बिल्कुल शुरुआत से लगभग 2 साल से इसको कहा जा रहा है। और उसमें जो पैसा डालेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर डिमांड को आर्टिफिशियली इन्फ्यूज किया जाएगा और खास करके जो रूरल इकोनॉमी के अंदर जो निवेश किया जाएगा, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उम्मीद है कि जो अर्थव्यवस्था का जो है एक सकारात्मक जो चक्र है वो चलना शुरू हो जाएगा और विकास में तेजी आएगी। लेकिन ये थ्योरी है, फाइनेंस मिनिस्टर एग्जैक्टली कितना कर पाते हैं, कितना लिवरेज दे पाती है मार्केट्स को, ये बजट की स्पीच से तय होगा। मतलब इस पर हम पूरा आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको मैंने थ्योरी के हिसाब से समझाया है। लेकिन इसके अलावा अगर मार्केट्स के अनुसार अगर मार्केट की मान लीजिए अगर 50 से 70% जाती है तो मार्केट क्रैश होना तय है। मार्केट कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 से 80% के ऊपर जो ये चाहते हैं वैसा हो जाए बजट में। लेकिन बहरहाल जो 1 तारीख को आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ये बात तय है। तो इसका जो है एक तरीके से इस कारण इतना जोश इस वक्त नजर आ रहा है। तो इसमें जो एक जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था आपसे कि इसमें प्रमोटर्स को लेकर के बड़ी दिलचस्पी है। तो शेयर बाजार में जो प्रमोटर होते हैं, अब वो चाहे सरकार के प्रमोटर हों या वो चाहे निजी प्रमोटर हों, तो इनसे लगभग इनके पास जो होता है वो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा, तो इनके पास लगभग जो है आपका 50% शेयर होते हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो चाहे निजी प्रमोटर हो, उनके पास लगभग 50% शेयर होते हैं। तो विदेशी जो निवेशक हैं उनके पास भारतीय शेयरों का लगभग जो है वो 23% शेयर है। और भारतीय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या खुदरा निवेशक हो गए, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, इनके पास लगभग 27% शेयर हैं। तो ये जो आंकड़ा है इस तरीके से देखें हम, तो जो घरेलू निवेशक हैं के पास, जिनको डीएफआईज भी कहा जा रहा है, इनके पास जो है कि विदेशी निवेशकों की तुलना में ज्यादा शेयर है। अब ये देखिए, इसमें जो एक दिलचस्प बात है इकोनॉमिक रैशनिंग का, इसमें रैशनल की जो बात है उसमें है कि विदेशी जो निवेशक हैं जब शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं, जैसे कि जब हॉट मनी फ्लाई कर जाएगी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, तो ये जो इस तरीके के जो मार्केट्स के अंदर ये होती हैं जब, तो मार्केट गिरता है और जब वे निवेश करते हैं तो मार्केट आगे बढ़ता है। जबकि डीएफआईज के पास जो है कि उसका परसेंटेज ऑफ शेयर ज्यादा यानी 27% है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विदेशी निवेशकों के पास जो है वो 23%, लेकिन इसका असर जो है वो रिवर्स होता है। तो ये आप बुनियादी फर्क है। जब आप आंसर्स लिखें, एनालिटिकली आंसर्स लिखें, तो इस बात का आप ख्याल कीजिएगा। इसके बाद जो है कि अक्सर जो, लेकिन इससे जो मार्जिन पर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि प्रमोटर को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये देखा गया है मार्केट्स के अंदर। लेकिन शेयर बाजार में जो ज्यादा प्रभाव जो है, जो प्रवाह है, जो एक तरीके फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक तरीके से, तो विदेशी निवेशकों की वजह से आ रहा है। इस वक्त जो है वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा भाग रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं, जो बाइडेन आ गए हैं, बाकी यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो वो जो पैसा है वो सारा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फिलहाल भाग रहा है। तो इस वजह से जो है कि एक्स्ट्रा तेजी जाएगी मार्केट्स के अंदर। तो जब सूचकांक को आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाजार आगे जा रहा है। तो जो इंडाइसेस हैं, जिस तरीके से बीएससी का ही देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब जो
सेंसेक्स है या सूचकांक है, जब ये आगे बढ़ता है इसका साफ मतलब होता है कि बाजार आगे जा रहा है। और जो इसकी घटक कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जिसमें रिलायंस है, टीसीएस है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एचडीएफसी है, इनकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। और इसमें देखा भी जाएगा कि आईटी कंपनीज के शेयर काफी तेजी से बढ़े हैं। इसमें जो वेल्थ में इसका भी एक फीचर मैं कर दूंगा कि इसके सेक्टर में क्या क्या बढ़ा है, उसका भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ। तो इसके बाद जो है इनकी वेल्थ, जो इसका मतलब ये है साफ कि जब कीमतें बढ़ रही है तो वेल्थ बढ़ रही है, जिससे इन कंपनियों में निवेश किया है उसका जो है नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके का साइकिल है, एक तरीके का एक के बाद एक जो स्टेप्स हो रहे हैं, यानी कि जब बाजार सेंसेक्स अब आगे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बाजार आगे बढ़ रहा है। और जब बाजार आगे बढ़ रहा है तो घटक कंपनियां जो हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और जब उनकी कीमतें बढ़ रही हैं तो यानी कि उनकी वेल्थ बढ़ रही है, और जब उनकी वेल्थ बढ़ रही है तो जिन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया है उनका नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है। और इसके बाद जो है जिन्होंने इन कंपनियों में निवेश किया, जिस तरीके से उनका नेटवर्थ बढ़ा है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो उससे इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ता है। तो वैसे तो शेयर बाजार को जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के कारण आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर हो क्या गया है कि विदेशी जो एक तरीके से इसमें आप देखा जाए कि विदेशी निवेशकों की ओर से जब शेयर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसमें देखा यह गया है, जो उसमें बारीकी बात यह है कि विदेशी निवेशकों की ओर से जब इतना ज्यादा पैसा इस तरीके से आ जाता है, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है इसका संबंध थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी फेज में होता है। तो आपको लग सकता है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स कैसे भी हों, कोविड में हो, स्लम्प चला जाए, -23 चला जाए, -7 पॉइंट समथिंग चला जाए, तो लेकिन ये कि वैसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसका एक डीलिंक हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये टेम्पररी फेज में इसको आपको लग सकता है कि जब मार्केट में पैसा आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, वो मार्केट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए बजट की स्पीच पढ़ते पढ़ते मार्केट ऊपर नीचे होता है, कि बजट की स्पीच पूरी हो भी नहीं पाती है तब तक मार्केट जो है काफी अपने इस तरीके से काफी ऊपर नीचे अपने खेल दिखा रहा होता है। तो ये इसी की वजह से है, जबकि वो बजट पहले पास होगा, उसके 5 स्टेजेस हैं बजट के पूरे निकलने में, उसको इंप्लीमेंट होने में, जो उसमें घोषणाएं की जा रही हैं, फिर उसको देखा, लेकिन मार्केट जो है वो उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे या सेंटिमेंट्स पे काम कर रहा है, तो उसको हम डीलिंक नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो क्या है कि इससे संबंध थोड़ा कमजोर जरूर होता है, लेकिन अंत में अगर इसको देखें तो इकोनॉमी जो है वो दर्शाएगी कि शेयर बाजार कहाँ जाएगा, क्योंकि कंपनियां कैसा प्रदर्शन करेंगी, उसमें अर्थव्यवस्था बनती है, टैक्सेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें जो है कि कुछ कंपनियां जो है वो लिस्टेड हैं, और ज्यादातर कंपनियां जो हैं निजी क्षेत्र में हैं या सरकारी हैं जो लिस्टेड नहीं है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसका पिछले साल जो है कि शेयर बाजार में अर्थव्यवस्था जब गिर रही थी तो गिर गया था, जब अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी तो मार्केट बढ़ने लग गए थे, जैसे कि अभी कोविड के बाद से हम देख रहे हैं, खास करके नवंबर के बाद से। और लेकिन इसमें आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए जिस तरीके से 1 दिसंबर को 45,000 45,080 पे था, और ये 49,625 पे ये क्लोज हो गया है जिस तरीके से। तो ये अब ये देखा जाए, ये 21 जनवरी की बात है ये। तो इसमें देखा जाए ये कि इसमें जो सारी तो तकनीक इसमें जो टेक्निकल बातें हैं वो ये है कि इससे जो है कि अंत तक अर्थव्यवस्था में दर्शाएगी कि शेयर बाजार कहाँ जाएगा, क्योंकि कंपनियां जिस तरीके से प्रदर्शन करेंगी उसी से अर्थव्यवस्था बनती है। और इसमें जो मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात कर रहा हूँ, तो उसके मद्देनजर जो है कि वो अर्थव्यवस्था को बनाएंगी या मेक या ब्रेक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो मार्केट आगे आगे की तरफ देखता है तो मार्केट चढ़ेगा आगे, इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के तौर पे लेना चाहिए। इसके बाद जब जिस तरीके से जब ये गिरता है तो ये बहुत गिरता है, और जब बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है, क्योंकि प्योरली एक तरीके से बिहेवियर ऑफ हर्ड एक थीसिस पढ़ाई जाती है, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। तो जिसमें इसका जो कारण अगर हम उसको आसान भाषा में समझे तो ये है कि लालच और भय, यानी कि ग्रीड और फेयर जो है इसके बीच में रहता है शेयर बाजार। तो इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती, ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहता है। और शेयर बाजार जो है काफी सकारात्मक होता है, जब मार्केट्स पॉजिटिव होते हैं तो कमाई में वृद्धि होती है, जैसे कि अब वैक्सीन के चलते आई, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, रोजमर्रा की जिंदगी एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी, एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद जो होगा खपत बढ़ेगी, इसमें डिमांड क्रिएट होगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो यह सब ठीक है, लेकिन इन सब से काफी हद तक मार्केट में एक तरीके से इससे यूज टू हो गया या इसको पचा लिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी तब शेयर बाजार भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो ये एक बारीक फर्क है, इस फर्क को आप इकोनॉमिकली आंसर में आपको यूपीएससी आपसे पूछेगा, आपको समझाना होगा। तो निवेशकों के लिए क्या राय होगी इस सब में, ये रहेगी कि छोटी अवधि के जो निवेश हैं वो शेयर बाजार बेचकर अपना लाभ कमा सकते हैं, और लंबी अवधि में निवेश में महीने दर महीने जो पैसा बाजार में लगाते हैं, ताकि इसका जो है ओवरऑल जो है फायदा वो बाजार उठा सके, और बाजार अच्छा करेंगे, इन्वेस्टर्स अच्छा करेंगे, जो मार्केट्स अच्छा करेंगे, और उसके साथ इकोनॉमी से कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो इस सभी के लिए इन द लॉन्ग रन। और वैसे भी कहा जाता है कि लॉन्ग रन में जो है वो गुड इकोनॉमिक्स जो है वो सबके लिए अच्छी होती है। एक बार पी चिदम्बरम ने बजट स्पीच के दौरान कहा था, ये काफी ज्यादा फेमस स्टेटमेंट भी है। तो इसमें कहते हैं इन द लॉन्ग रन गुड इकोनॉमिक्स इज गुड फॉर एवरीबडी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये था बजट का जिस तरीके से हमने इंटरप्रिटेशन किया लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।